हेलो दोस्तों, तो आज के इस आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर में हम अपने कल के डिस्कशन को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसे यार अपन ने कल क्या पढ़ लिया था। अपन ने कल बफर के बारे में बहुत सारी चीजें समझी थी एंड आई होप कि आपको बहुत क्लैरिटी और समझ भी आया था। अच्छा, आज बफर को जस्ट कंक्लूड करेंगे। उसकी कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, मतलब बहुत छोटी सी एक दो पॉइंट्स रह गए थे। आज हम उनको डिस्कस करके हम नेक्स्ट चीज पे पढ़ेंगे जो कि है सॉल्युबिलिटी। तो यार बफर में हमारे पास बचा क्या था। हमारे पास एक टर्म आती है यार, बफर कैपेसिटी। एक टर्म क्या आती है हमारे पास, बफर कैपेसिटी। ओके, अभी बफर कैपेसिटी क्या होता है यार। ये जो बफर कैपेसिटी है ना, ये बेसिकली एक बफर सॉल्यूशन की, मतलब बेसिकली हमें पता था कि जैसे बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप H प्लस ओ एच माइनस डालो तो भी कितना, मतलब एक एप्रिशिएबल अमाउंट तक उसको अपना पीएच नहीं चेंज करता था। बट कितने एप्रिशिएबल अमाउंट तक डालने पर वो पीएच नहीं चेंज करता, इसी बात का जो मैथ्स है वो बफर कैपेसिटी कहलाता है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, बफर कैपेसिटी it is amount of H plus or OH minus added to bring a unit change in pH, समझिए। मतलब कि कितने H प्लस या OH माइनस हमें डालने पड़े एक बफर सॉल्यूशन में ताकि उसका जो पीएच है वो 1 यूनिट से चेंज हो जाए। अच्छा, एक खास बात आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्ट बाई बेस की जो कंसंट्रेशन होती है, बेस या एसिड कुछ भी हो, वो 1/10 से 1 के बीच में होती है। और आप एक चीज नोट कर रहे हो, इस डेफिनेशन में बाय यूनिट का है। तो आप कहोगे सक्षम अभी रिलेशन समझ नहीं आया, याद करो, इसकी फॉर्मूला पे जाओ। क्या होता था, पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस। सही बात है ना। अब देखो 1/10 बेसिकली क्या बन जाएगा, -1, 10 क्या बन जाएगा, +1। तो पीएच की रेंज होती क्या थी, पी के -1 से +1। अगर आप एक यूनिट से चेंज कर दोगे तो इस रेंज के बाहर नहीं चला जाएगा क्या आपका आंसर। और अगर आंसर बाहर चला गया तो अब जो सॉल्यूशन है वो आपका एक बफर रहा ही नहीं। तो बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस एडेड ताकि वो बफर सॉल्यूशन बचा रहे। तो एक अच्छा बफर क्या होगा, मतलब एक बफर कितना अच्छा है किस बात पे डिपेंड करेगा, इसी बात पे डिपेंड करेगा कि कितने ज्यादा से ज्यादा हम H प्लस उसके अंदर डाल सकें कि उसका पीएच जो है 1 यूनिट से चेंज ना हो। मतलब कि वो सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर होगा जिसमें हम ज्यादा H प्लस OH माइनस डाल पाएंगे फॉर अ यूनिट चेंज इन पीएच। ओके, तो हमें ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और लिख लो अपने पास कि फॉर अ गुड बफर क्या होता है। गुड बफर हमारे पास एक वो होता है जिसके अंदर आपकी वीक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो 1 होती है। मतलब सेम रेशियो, सेम कंसंट्रेशन जब आपकी एक सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट या बेस या वीक एसिड या वीक बेस जो भी आप उसे कह लो, उसकी कंसंट्रेशन 1 को अप्रोच करती है तो उस बफर को हम अच्छा बफर कहते हैं, मतलब गुड बफर कहते हैं। मैं इसी मार्कर चेंज कर दूं। यार अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अब ये काफी आपका इंपॉर्टेंट सा पोर्शन कवर हो चुका है। बफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इन डेप्थ क्लैरिटी होनी बहुत नेसेसरी है। ऑल्दो टफ नहीं है बट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नया स्टार्ट करते हैं। नया हमारे पास क्या चीज है, हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यार इस आयनिक में ना एक बात याद रखना, आप ना एल्गोरिथम्स को पकड़ते चले जाओ कि क्वेश्चन कौन सा कैसे सॉल्व होगा। इसके अंदर अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि चैप्टर नो डाउट इजी है बट थोड़ा सा इसको एक एल्गोरिथम के थ्रू अगर आप फॉलो करते जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो सॉल्युबिलिटी, अब होते क्या है ना यार, आपके कुछ सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली। जैसे आपका कोई भी सॉल्ट है, ए बी एक सॉल्ट मान लिया मैंने जिसमें ए प्लस और बी माइनस टाइप के आयन है। अच्छा, आयंस कब बनेंगे, कहां बनते हैं, जब वो सॉल्यूशन में जाता है। सपोज अब ये सॉलिड फॉर्म में है, सपोज कुछ भी इसका, सपोज ये 2 मोल था, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो इसके 2 मोल और इसके 2 मोल बनेंगे। बन भी सकते हैं और नहीं भी। ये बात डिपेंड करती है यार कि ये जो आपका जो सॉल्ट है
ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल है। सॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल या नॉट एट ऑल सॉल्युबल। ठीक है। तो यार जो आपके कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना, उसमें तो ऐसा हो जाता है, बट जो आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें अगर यहां पर ये 2 मोल था तो यहां पर कुछ कुछ ही जाता है। अब उस कुछ कुछ की अगर मैं बात करना चाहूं तो उससे पहले मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। खास बात क्या है कि ये जो ट्रांजिशन है डायरेक्ट ऐसे नहीं होता। ट्रांजिशन को आप इस तरह से स्टडी करो तो आपको इजी पड़ेगा। देखो, ए बी सॉलिड था, ए बी एक्वस में गया और फिर ये जो एक्वस है ये फिर आपका पूरी तरह टूट गया। बेसिकली डिपेंडेंसी कहां पे जाती है कि सपोज अगर आपका यहां पर कुछ सी मोलर था, अगर तो ये सी मोलर आ गया तो ये सी सी हो जाएगा, बट मेजॉरिटी केसेस में यहां पर ही सी मोलर नहीं जाता। बेसिकली आपने सॉलिड तो डाला बट वो सॉलिड कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ। बेसिकली आपका जो सॉल्ट था वो कंप्लीटली एक्वस नहीं हुआ। इस वजह से आपके जो आयन हैं वो कंप्लीटली एक्वस नहीं हो पाते। एक्वस जितना बन गया उससे तो बन जाते हैं पूरे पूरे आयंस। बात समझ में आई ना? तो ऐसे ये काम करता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम इसको तरीके से लिख देते हैं। सॉल्युबिलिटी की आपकी डेफिनेशन हुई, मोल्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट गिवन टेंपरेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। बेसिकली यार इसमें मैं आपको डेफिनेशन तो ठीक है, हमें समझ आ गई, बट हम इसकी फील लेते हैं कि कैसे काम करता है। कि जैसे आपके पास सॉल्ट था, ठीक है, प्लस आपने पानी डाला, सॉल्ट ही सॉलिड था, तो आपके पास अभी सॉल्ट जो है एक्वस बन गया। करेक्ट है? तो एक बात आप याद रखना, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते वक्त आप यहां पर 1 मोल रखते हो और एक्वस के लिए आप वॉल्यूम भी 1 लीटर रखते हो। अब यहां पर जितना मोल आया उसको आप सॉल्युबिलिटी कहते हो। देखो अगर ये 1 मोल का 1 मोल आ गया तो ये क्या हो गया? कंप्लीटली सॉल्युबल। क्या हो गया? कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया ना? आई हमें बात समझ में? ठीक है। अगर हमारा एक्वस जो है ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो पाया, मतलब सपोज 1 मोल का कुछ आया, तो उसको हम बोलेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। खास बात क्या हुई आपकी? बेसिकली ये मोल्स ही होंगे। एक बात याद रखना कि एस जो होता है ना काफी छोटा होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के केस में। मतलब कि यहाँ पे 1 था तो ये एस जो है बहुत ही कम आया है, और यही फर्दर जो है किस में चला जाएगा? मतलब सपोज ये ए बी टाइप का एक सॉल्ट था तो ये किस में चला जाएगा? ए प्लस प्लस बी माइनस में। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए प्लस बी माइनस टाइप का सॉलिड था, प्लस एक्वस हुआ तो ये किस में चला गया? ए प्लस प्लस बी माइनस में। अब हम सारी बात जो करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल की करेंगे। सॉलिड था, आपको पता है कि प्रीलिमिनरी फेज हुआ होगा जिसके अंदर वो एक्वस हो गया होगा। ऑल्दो हम हर बार उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मेन डीलिंग हमें आयन से है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सपोज कुछ भी था, ये एस चला गया, यहाँ पर भी एस चला गया, एस ये चला गया। इस वाले जो इक्विलिब्रियम होता है, इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए हम डिफाइन करते हैं कि एसपी, स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो इसका जो के होगा वो क्या होगा? के एसपी। तो के एसपी लिखो, क्या हो जाएगा यार? ए प्लस इंटू बी माइनस एस स्क्वायर लिख दूं ना मैं, सिंपल है, एस स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद करने की है, वो याद आप कर लो कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर solubility increases if del H of the solution is positive and solubility decreases if del H of the solution is negative. ऑल्दो पूछा नहीं जाता बट स्टिल आपके पास आपको ये पता होनी चाहिए कि अच्छा ऐसी भी एक बात होती है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कि पहले सॉलिड जो है ये ए बी एक्वस में जाता है, अगर एक्वस में ये एस पहुंच गया तो ये एस एस चला जाएगा, अगर एक्वस में ये कुछ जो भी एक्वस में गया वो ही टूटता है। तो मेन कहानी यहाँ पे ही होती है। अगर अब होता क्या है ना दोस्तों, आपको ना केस पे गिवन होता है सॉल्ट का। मैं आपको बताता हूँ कि ये फायदा किस काम में आता है। आपके पास डाटा में आपको केस पे गिवन होगा तो क्या आप इस वाली इक्वेशन से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। तो एस आया तो उसका क्या मतलब है कि अगर मैंने 1 मोल सॉल्ट गिरा था ए बी सॉलिड का तो सिर्फ एस बेसिकली 1 से कम है ना, तो आप कहोगे सिर्फ एस मोल जो था वो आपका एक्वस फॉर्म में जा पाया। ये सिग्निफिकेंस है इस वाली पूरी कहानी का। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं।
देखो सॉल्युबिलिटी अभी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं प्योर वाटर में, मतलब अभी जो हम जिसमें हम सॉल्ट गेर रहे हैं जिस सॉल्यूशन में, वो हमारा प्योर वाटर है। अब आप अगर होशियार हो तो आपको समझ आ गया कि अगर प्योर वाटर है तो आगे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आएंगे जिनके अंदर कोई आयन पहले से पड़ा होगा। हाँ वो आएंगे, वो हम पढ़ेंगे अभी, बट पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपका कोई भी सॉल्ट था एक्स बी वाई टाइप का, ठीक है, तो ये आपका पानी में गया, इसने क्या बनाया, एक्स टाइम्स ए पॉजिटिव प्लस वाई टाइम्स बी नेगेटिव। समझ आया ना आपको? ओके, तो ये जब डिसोशिएट हुआ होगा ये कुछ इस तरह से हुआ होगा ना, एक्स एस और वाई एस की फॉर्म में। मतलब यार जैसे सिंपल सी बात है ना, आपका ए से अगर 3b बनता है तो कैसे बनता है, सपोज यहाँ पर ए नॉट था तो ए नॉट माइनस थ्री, तो ए नॉट माइनस एल्फा, तो यहाँ पर कितना बनता है, 3 अल्फा बनता है ना। तो वही वाली चीज मैंने यहाँ पे कर दी, तो एक्स एस बनेगा, वाई एस बनेगा। ओके, इसका सपोज मुझे के एस पी कुछ भी दिया था, के एस पी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, के एस पी इक्वल टू एक्स एस की पावर एक्स इंटू वाई एस की पावर वाई। समझ आ रहा है, मेक सेंस, समझ आ रहा है ओके, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है बात। तो आपकी केएसपी कितनी हो गई, केएसपी हो गई आपकी x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई। ये आपका केएसपी आ गया। ये मैंने जनरल बता दिया, इससे आपको हेल्प हो जाएगी। बहुत इजी सी चीजें हैं यार, बहुत जल्दी जल्दी आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगला जैसे आपको ये यहाँ पर ये दिया हुआ है, सपोज A3B2 दिया हुआ है आपको, उसी को हम और एक बार और करके देख लेते हैं। तो क्या बनेगा, थ्राइस ए प्लस प्लस 2b माइनस, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 3s, ये कितना हो जाएगा 2s, के एस पी यहाँ पे भी दिया हुआ था, के एस पी इक्वल टू 3s का होल क्यूब इंटू 2s का होल स्क्वायर। तो के एस पी आपका सॉल्व करके कितना आ गया 27s क्यूब इंटू 4s स्क्वायर। तो आपका s की पावर 5 हो गया के एस पी अपॉन 27, 54 इंटू 2 108। ये आपका s की पावर 5 के एस पी अपॉन 108 आ गया। तो यार कुछ ऐसे ऐसे आपके बेसिक से इसमें सवाल आ जाते हैं। और मैं अगर देख लूँ अपने नोट्स में कि कोई क्वेश्चन है तो, हाँ देखो है। अब हम समझते हैं, जैसे हमने अभी समझा था ना इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। इसमें हमारे पास पहले है AgCl दिया हुआ है, AgCl सॉलिड, और इसकी जो हमें KSP दी हुई है वो दी है हमें 10⁻⁻10। हमसे पूछा सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सॉल्युबिलिटी का भी हमने मतलब पढ़ा था कि अगर मैंने इसका 1 मोल इनिशियली लिया हुआ है तो मेरे पास पानी में उसका कितना मोल ही डिसॉल्व हुआ होगा, दैट इज कि एक्वस फॉर्म में गया होगा। ओके, तो मैंने क्या किया, AgCl को लिखा, इसको मैंने कर दिया Ag प्लस प्लस Cl माइनस, यही तो डिसोशिएट होता है। S लिख दिया, वही पुरानी वाली कहानी, 10⁻10 के बराबर करा s स्क्वायर, तो s कितना आ गया 10⁻5। इसका मतलब कि अगर मैं 1 मोल डालूंगा तो आप देखो कि सिर्फ 10⁻5 मोल ही पानी में डिसोशिएट हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एक एग्जांपल मुझे और दिया हुआ है कैल्शियम फ्लोराइड का, CF2, ठीक है। ये भी अगेन मैं सेम वाली डेफिनेशन से कर दूंगा। CF2 है मेरे पास, Ca2 प्लस प्लस 2x माइनस हो गया, यहाँ पर S आ गया, यहाँ पर 2s आ गया। तो KSP मुझे कितना दिया हुआ है, KSP मुझे दिया हुआ है इसका, KSP मुझे गिवन है इसका 16 इंटू 10⁻16, ठीक है। तो 16 इंटू 10⁻16 इक्वल्स टू s इंटू 2s की पावर 2। 16 इंटू 10⁻16 इक्वल टू s इंटू 4 इंटू s स्क्वायर, 4 इंटू s क्यूब। तो ये हो गया मेरा 4 इंटू 10⁻16 इक्वल टू s क्यूब। यहां से आप s की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा एक बात और यार, इसी तरह ना वो आपको अलग अलग सॉल्ट्स दे देगा, उनके ऐसे केस भी दे दिए, और वो आपको कह देगा कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो आप ये बात समझना प्लीज, ये बहुत बड़ा ब्लंडर लोग करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी किया था 12th, जब मैं 12th में पढ़ता था यार, 12th में तो इतना नहीं समझ आता था मेरे को कि केएसपी से कोई लेना देना नहीं है। सॉल्युबिलिटी किस सॉल्ट की ज्यादा या कम है ये केएसपी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है वो कितने हैं। कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि
सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा कम है वो सिर्फ इस वाले डाटा से पता चल सकता है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो आपका एस आएगा वो आपका कंपेयर करेगा कि किस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी। किसी भी कीमत पर आपको केएसपी से कमेंट नहीं करना है। ये इसकी आपको बहुत प्यारी सी और छोटी सी आपके बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं यार। ओके, अच्छा यार देखो, अभी तक की हमारी जो कहानी थी वो कैसी थी कि सपोज हमारा कोई ए बी सॉल्ट है, ए प्लस बी माइनस टाइप का, वो हमारा कैसा जाता है ए प्लस बी माइनस एक्वस टाइप की फॉर्म में, ठीक है ना, और फिर वो चला जाता है ए प्लस प्लस बी माइनस में। ऐसी हमने कहानी सीखी भी थी और ऐसे ही मैंने आपको बताया भी था। बट हर चीज में ट्विस्ट है, क्योंकि ये आपको एडवांस लेवल की आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको हर चीज जाननी पड़ेगी। यहाँ पर तो आपका एक मोल था, वो एस मोल डिसोशिएट हो गया, मतलब एस मोल एक्वस चला गया, डिसोशिएट नहीं एक्वस में चला गया। ऐसे ही हमने स्टेप सीखे हैं। बट हमेशा जो भी मैंने पुरानी कहानी बताई थी कि अगर यहाँ पर एस आ गया तो ये एस में ही टूटेगा, हर बार ये कहानी नहीं होगी। ऑल्दो हमें कभी नहीं जज करना है कि कहानी होगी नहीं होगी, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। डिफॉल्ट और 99% केसेस में आपकी अब तक की कहानी जो मैंने बताई वही काम आएगी कि अगर ये एस एक्वस में गया तो एस आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है ना, एक्वस में तो आया एस, मतलब पहले यहां पर था आपका 1 मोल, उसने तो कुछ भेजा, मतलब उसने तो अपना एस भेजा, और ये जो एस है इसका भी आगे कुछ अल्फा फैक्टर ही जा पा रहा है आयंस की फॉर्म में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है ये आपका अल्फा एस अल्फा आ गया ना। इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको पता है कि अल्फा जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो कि हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है भाई, तो इसमें खास रिजल्ट आएगा जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं। लेट अस अज्यूम कि एक तो आपका केस ये है, सपोज कुछ ये वाला केस है, एक हाइपोथेटिकल में केस ले लेता हूं। सपोज ये वाला सॉल्ट जो है इसी तरह का सॉल्ट है कि जब ये अपने एक्वस फॉर्म से डिसोशिएट करता है तो अल्फा अल्फा के फैक्टर के साथ करता है। मेक सेंस, ठीक है। तो और मुझे पता है कि सॉल्ट का जो केएसपी है वो केएसपी के बराबर है। ओके, एक हाइपोथेटिकल में केस अज्यूम कर लेता हूं कि यही वाला सॉल्ट, यही वाले सॉल्ट से मतलब क्या है कि केएसपी वही है सॉल्ट का, बट ये वाला जो सॉल्ट है ना इस बार ऐसे जा रहा है कि जब ये एक्वस फॉर्म में एस गया तो आगे एस ऐसे ही टूटा, एस अल्फा नहीं टूटा। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा एक केस को के साथ दिखा रहा हूं कि आपको कुछ एक खास चीज इसमें से इन्फर कराना चाहता हूं। ठीक है, अभी तक की हमने बात क्या करी एक बार मैं आपको ढंग से बता दूं। एक असली केस था कि ए प्लस बी माइनस एक इस तरह का सॉल्ट है जो कि अपनी एक्वस फॉर्म से जब आयंस में जाता है तो अल्फा के फैक्टर के साथ जाता है, वो एग्जैक्टली 100% डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, मैं एक चीज देखना चाह रहा हूं कि अगर ये सॉल्ट 100% डिसोशिएट होता अपनी एक्वस फॉर्म से, तो मैं इन दो में कंपेयर करना चाह रहा हूं कि क्या कुछ कमाल का निकल के आ सकता है। अब वो देखते हैं। एस अल्फा था, यहाँ पे एस हो गया। ओके, तो नॉर्मली मैं क्या लिखूंगा, के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर। ओके, ये इस वाले केस के लिए है। इस वाले केस के लिए क्या चीज आएगी, क्या इस वाले केस के लिए ऐसा नहीं लिखा जाएगा एस अल्फा इंटू एस अल्फा, तो के एस पी कितना हो गया आपका एस स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, तो के एस पी कितना हो गया आपका यार, ये हो गया क्या ये आपकी सॉल्युबिलिटी आई यहाँ पर, इस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी थी कितनी थी, अंडर रूट की एसपी। कंपेयर करो इन दोनों चीजों को, क्या आपका अल्फा 1 से कम था। और हमने मैथ्स में सीखा है कि अगर किसी नंबर को आप ऐसे नंबर से डिवाइड करते हो जो कि 1 से छोटा है तो वो रिजल्टेंट बढ़ा देता है। कहने का मतलब कि एस रियल और एस हाइपोथेटिकल में एस रियल इज ग्रेटर देन एस हाइपोथेटिकल। मतलब कि अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट है जो कि अपनी एक्वस फॉर्म से जब डिसोशिएट करता है तो वो 100% डिसोशिएट नहीं करता, तो वो उस सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ा देता है। कहने का मतलब कि अगर कोई सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जो कि 100% डिसोशिएट नहीं होता, तो उसकी सॉल्युबिलिटी उस सॉल्ट से ज्यादा है जो कि 100% डिसोशिएट हो जाता है। करने को आप याद भी कर सकते हो, बट आपको फील आनी चाहिए। आपको मैंने पूरा प्रूफ दिखा दिया, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एंड आई गेस कि आपको काफी ज्यादा क्लियर हुआ होगा।
एक बस लास्ट टॉपिक यार हम आज के लेक्चर का और कर लेते हैं, वो है हमारा सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन। सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन। अब यार ये सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन क्या है? यार देखो, मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले अभी एक विकेट से स्माइल पास करी थी और कहा था सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर की हमने हेडिंग डाली थी और उसके अंदर कुछ कुछ पढ़ा था। मैंने कहा था आगे आयंस में आएंगे तो बस ये वही वाला केस आ गया। तो हम इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, आपके पास एक सॉल्यूशन है जो कि अब प्योर वाटर नहीं है। प्योर वाटर नहीं है मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर Cl- पहले से पड़ा हुआ है और वो Cl- जो है एक्वस फॉर्म में है और उसकी जो कंसेंट्रेशन मुझे दी हुई है वो पहले से दी हुई है 0.1 मोलर। ओके, और इसके अंदर अब मैंने डाला अपना AgCl सॉलिड, जिसका कि KSP कितना था? इसका KSP था मेरा 10⁻⁻10। अब मुझे कह रहा है कि अब एक बार सॉल्युबिलिटी मुझे निकाल के दिखाओ कि क्या आएगी। ठीक है, हमने कॉमन आयन पढ़ा है तो हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, हम अभी सॉल्व कर देते हैं। AgCl सॉलिड Ag प्लस प्लस Cl- करेक्ट, SS प्लस 0.1। यार ये तो सॉल्यूशन में पहले से ही पढ़ा था ना 0.1। ठीक है, तो आपने KSP लिख लिया। KSP कितना हो गया आपका? S इंटू S प्लस 0.1। ओके, KSP कितना है आपका? 10⁻⁻10। अब आपको कॉमन सेंस जोर जोर से कहेगी कि आपको इस S को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि S जनरली क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा होता है S। अगर S बहुत ही ज्यादा छोटा है तो आपका ये कितना है? ये तो आपका 0.1 है, तो S कितना हो गया आपका? 10⁻10 अपॉन 10⁻1। तो S इक्वल टू 10⁻10 प्लस 1 इक्वल टू 10⁻9। अगर हम प्योर वाटर में डाला होता तो सॉल्युबिलिटी कितनी आती है अपन की? 10⁻5। क्या कंक्लूड किया? कंक्लूड हमने ये किया कि जब हम ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि प्योर नहीं है, मतलब कोई आयन पड़ा है, तो उसका एक तगड़ा कॉमन आयन लगता है। देखो 10⁻5 डिसोशिएट वो डिसॉल्व होता, सॉल्युबिलिटी 10⁻5 आती, आज वो 10⁻9 आई है Cl- के ऐड होने के कारण। एक इसका एग्जांपल और कर लेते हैं इसी वाले पैटर्न में। फिर ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाओ, ध्यान भी मतलब मैं नहीं समझता कुछ लगाना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। आप अगर ध्यान से देखते रहो तो ये देखो, अब आपके पास क्या है? F माइनस एक्वस। ओके, इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.2 मोलर, करेक्ट है। इसके अंदर आपने डाल दिया CF2 कैल्शियम फ्लोराइड, जिसका की जो KSP है वो कितना है? 32 × 10⁻15। फाइन, ओके, कैलकुलेट S। अब फिर से आपको सॉल्युबिलिटी आपसे पूछिए कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो मुझे तो एल्गोरिथम्स पे मैं तो काम करता हूँ आयनिक में, मुझे तो एल्गोरिथम्स पसंद है। मैंने एल्गोरिथम सीखा हुआ है कि इसको मैं क्या करूंगा? Ca2 प्लस लिखूंगा प्लस 2F माइनस लिख दूंगा। ठीक है, मैंने और क्या सोचा कि इस तरह के सॉल्व्स में क्या करते हैं, यहाँ पर S लिखते हैं, यहाँ पर 2S लिखते हैं। ओके, KSP मुझे दिया हुआ है, बट मुझे पता चला F माइनस क्या है, पहले से 0.2 भी है, तो यहाँ पर 0.2 कर दिया। खास बात मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो 2 को S प्लस 0.2 लिख देते हैं। मतलब 2 इंटू S प्लस 0.2, ऐसा आपको नहीं करना। आपको सिंपल सिंपल जैसे आपने सीखा है वैसे करो। आपने पहले लिख दिया S2S, ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने देखा ओ यहाँ पर तो F माइनस की 0.2 मोलर पड़ा था, तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा को ऐड कर देता हूँ, बस खत्म। ऐसे आप सॉल्व करो, क्योंकि कई बार क्या करते हैं यहाँ पे बच्चे ब्रैकेट पा देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, जैसा हमने सीखा है बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। तो 32 इंटू 10⁻15 इक्वल्स S इंटू 2S प्लस 0.2 इंटू होल स्क्वायर। अगेन कर दिया इसको नेग्लेक्ट, तो 32 इंटू 10⁻15 इक्वल्स S इंटू 2 इंटू 10⁻1 का होल स्क्वायर इक्वल्स S इंटू 4 इंटू 10⁻2 32 इंटू 10⁻15, यहाँ पर आ गया आपका 8। ओके, तो 8 इंटू 10⁻13 इज माई सॉल्युबिलिटी। सॉल्व हो गया।
आई गेस कि आपको बहुत आसानी से क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ये थोड़ा सा एक अच्छा पोर्शन है, बट ये भी अगेन बहुत ईजी है। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, वो हम समझेंगे। बाकी आपका ये जस्ट एंड हो जाएगा, उसके बाद हम सिंपल सॉल्युबिलिटी एंड एप्रोप्रिएट बफर वगैरह पढ़ेंगे। तो काफी आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।